नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MBBSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिला दर्शन नाम की अपनी सीरीज में हम जबलपुर पे पहुंच चुके हैं साथियों। मतलब जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले अब हर एक जिले को एक एक करके हम कंप्लीट करने वाले हैं और शुरुआत हम जबलपुर संभाग में जबलपुर जिले से ही करने वाले हैं। हर एक जिले में हम क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। जिले से संबंधित हर जरूरी पक्ष को आपके सामने बड़े क्लासिफाई और सिस्टमेटिक तरीके से हम रख रहे हैं। उसके ऐतिहासिक पक्ष को, उसके भौगोलिक पक्ष को, उसके सांस्कृतिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को, हर एक पक्ष को रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि MPGK में यदि आपसे कुछ छूट रहा हो तो वहां कवर अप हो जाए, क्योंकि MPGK का वेटेज आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा, आज का हमारा जिला है जबलपुर। साथियों, त्रिपुरी, आम्रनगरी, न्यायिक राजधानी, संस्कार धानी, संस्कार राजधानी नाम से प्रसिद्ध शहर, ऐतिहासिक संदर्भों में साथियों आजादी की राष्ट्रीय चेतना की उद्गम स्थली, प्राकृतिक संदर्भों में सफेद संगमरमर की सफेदी, धार्मिक संदर्भों में मां नर्मदा और उनसे संबंधित धार्मिक स्थलों, और साहित्यिक संदर्भों में सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली और अमृतलाल बेगड़ की भाषाई जादूगरी के लिए जाना जाता है। ऐसे सारे पक्षों को हम यहां पर समेटने का प्रयास करेंगे और जबलपुर को कंप्लीट करेंगे। ऐसे खास जबलपुर की शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले हम नक्शे का अध्ययन करेंगे जो कि हम हर एक जिले में कर रहे हैं। यहां पर जबलपुर साथियों आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में यहां नजर आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जबलपुर संभाग का ही पार्ट है, ठीक है। और यहां पर वो किसी भी राज्य से स्पर्श करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, मतलब एक अंतर्वर्ती जिला है, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा, नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, और तीसरा जबलपुर संभाग का पार्ट है। भौगोलिक पक्ष में हम ये तीन बातों को ही देखते हैं कि कोई भी जिला किस संभाग में है, कोई भी जिला किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, और यहां पर वो किसी पड़ोसी राज्य को स्पर्श कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो किसको स्पर्श कर रहा है। यहीं से प्रश्न भी आते हैं, तो यहां हमने ये देख लिया, ठीक है। परिचय की बात करें तो परिचय में उत्पत्ति या इस शब्द का, ये नाम का ओरिजिन कहां से हुआ, जबलपुर शब्द कहां से आया, ये देखा जाता है। तो उत्पत्ति ओरिजिन की बात करें साथियों, तो यदि पुराणों की हम बात करें वहां भी हम देख सकते हैं कई सारी किंवदंतियां हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं। उन सब के अनुसार यदि देखें तो इस शहर का जो नाम है वो पहले जबालीपुरम हुआ करता था, क्योंकि इसका संबंध महर्षि जबाली से जोड़ा गया। सॉरी। तो महर्षि जबाली से संबंधित होने के कारण नाम क्या पड़ा, जबालीपुरम, ठीक है। ये सेम बात यहां इंग्लिश में भी हुई, ओरिजिन एंड लिटरल मीनिंग। तो साथियों, यदि हम माइथोलॉजी या हम पुराणों की बात करें तो यहां पर इसका नाम जाबालीपुरम है। क्यों पड़ा जाबालीपुरम, एसोसिएटेड विद महर्षि जबाली। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब ऐतिहासिकता की बात करें साथियों, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से यदि हम देखें तो जो हेहे वंश था, उस हेहे वंश ने अपनी राजधानी के रूप में त्रिपुरा को चुना था। त्रिपुरा जबलपुर का ही पुराना नाम है, त्रिपुरी भी कहते थे, जैसा मैंने अभी आपको अपने परिचय में भी बताया। त्रिपुरा क्षेत्र जो है, त्रिपुरी क्षेत्र जो है, ये हेहे वंश की राजधानी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर मदन महल का किला है एक पहाड़ी पर। यह किला गोंड राजा मदन सिंह ने बनवाया, ओके। तो मदन महल जो है, मदन महल का किला किसने बनवाया, गोंड राजा मदन सिंह ने बनवाया। यह भी एक ऐतिहासिक पक्ष है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब देखो, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम यहां से संबंधित हुई, उन सबको मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में यहां लिखने का दोस्तों प्रयास किया, और हर एक पे अपन बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे सबसे पहला घटनाक्रम आपको दिखाई दे रहा है, दुर्गावती और मुगल संघर्ष 1564। आप सभी जानते हैं रानी दुर्गावती चंदेल वंश की कन्या, कीरत सिंह की बेटी, जिनकी शादी गढ़मंडला के दलपत शाह के साथ हुई। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने सब कुछ संभाला, क्योंकि उनका जो बेटा था वीर नारायण वो अल्पवयस्क था। तो पहले तो रानी दुर्गावती जी के बारे में बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि चंदेल वंश की कन्या थी, कीरत सिंह की बेटी थी, मदन सिंह जो है, सॉरी दलपत सिंह जो है गढ़मंडला क्षेत्र के, उनसे उनकी शादी हुई, और पुत्र जो था उनका नाम था वीर नारायण। पुत्र अल्पवयस्क था, पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो रानी दुर्गावती ही सब कुछ संभाल रही थी। और उस समय भारत पर मुगल हुकूमत में अकबर का शासन था, और अकबर एक साम्राज्यवादी मानसिकता का व्यक्ति था। तो उसने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में
ये जो गढ़मंडला वाला क्षेत्र है रानी दुर्गावती जी का, यहां पर किसको भेजा? आसफ खां को भेजा था। आसफ खां ने दुर्गावती जी के साथ संघर्ष किया और रानी दुर्गावती ने अपनी आत्महत्या के माध्यम से अपने प्राणों की आहुति दी थी। मतलब रानी दुर्गावती जी ने जून 1564 में अपने प्राण त्याग दिए थे आसफ खां से लड़ते हुए। और इनकी जो समाधि है वो बरेला ग्राम जबलपुर में बनाई गई, जबलपुर के बरेला ग्राम में। और रानी दुर्गावती जी के ही सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार 2008 से एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार देती है, रानी दुर्गावती सम्मान, ऐसे लोगों को जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट काम किया हो, कुछ एक्सीलेंट योगदान दिया हो, कंट्रीब्यूट किया आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो जो व्यक्ति आदिवासियों के कल्याण के लिए अपना योगदान देता है उसे रानी दुर्गावती सम्मान 2008 से दिया जा रहा है। ये पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए। खैर, उसके बाद एक घटना लिखी हुई है हिस्टोरिकल ही, 1864 में नगर पालिका का गठन। सीधे प्रश्न आएगा कि पहली नगर पालिका का गठन कहां हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जबलपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1864 में हुआ था। यह बात भी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद देखिए आप 1906 और 1907, ये दो घटनाएं इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज देख रहे हैं, हर घटना यहां सीक्वेंस में लिखी हुई है। 1906 और 1907 ये दोनों ईयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ईयर जितने भी लिखे हैं स्लाइड में सब इंपॉर्टेंट। साथियों, 1906 में मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि, क्रांतिकारी नहीं, राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? जबलपुर से हुई। साथियों, कभी आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कब से हुई? 1906 जबलपुर, यहां एक अधिवेशन हुआ था। और उसके एक साल बाद मतलब 1907 में जबलपुर में पहला राजनीतिक संगठन, पहला क्रांतिकारी दल भी गठित किया गया। यह आपको पता होना चाहिए। तो एक साल पहले राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई और एक साल बाद क्रांतिकारी राजनीतिक संगठन पहली बार बना मध्य प्रदेश का, जबलपुर। ठीक है, अब क्या हुआ? जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना 1915 में हुई। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं कि होम रूल लीग, फिर बाद में 1916 में हमारे देश में होम रूल मूवमेंट भी चला। एनी बेसेंट का विचार था, बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको शुरू किया था, बाद में एनी बेसेंट ने भी शुरू किया था, वो सब अपन मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में भी हुई थी 1915 में, ये भी ठीक है। अगली घटना हुई झंडा सत्याग्रह। ये जो झंडा सत्याग्रह है 1923 की घटना है। अब ये झंडा सत्याग्रह क्या है उसकी कहानी भी सुन लो। हकीम अजमल खां एक कांग्रेस के नेता थे। जब वो मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के जबलपुर वो आए, तो उनके स्वागत में जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने झंडा फहराया। यह बात जब ब्रिटिशर्स को पता चली कि हकीम अजमल खां के आगमन पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक झंडा फहराया, अंग्रेजों ने वो झंडा उतरवा दिया। अब इसके विरोध में एक झंडा सत्याग्रह हुआ, जहां पर एक पूरा जुलूस निकाला गया, एक हुजूम निकला झंडा फहराने के लिए। ये भी ठीक है। अब इसका प्रमुख कौन था? ये जो हुजूम निकला, ये जो जुलूस निकला झंडा सत्याग्रह में, इसका प्रमुख था सुंदरलाल शर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, नरहरि अग्रवाल जी, ये सब प्रमुख थे। और जो पूरा जुलूस निकला, वो जुलूस एक जगह पर पहुंचा, एक स्थान पर पहुंचा, और दमोह क्षेत्र का एक नवयुवक था प्रेमचंद, उसने झंडा फहराया वहां पर। ओके, ये हो गया। अब इस बात से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह चला। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर चला तो मध्य प्रदेश में दोबारा शुरू हो गया। और जब मध्य प्रदेश में दोबारा शुरू हुआ तो इस बार प्रमुख भूमिका निभाई थी सरोजनी नायडू जी और अबुल कलाम आजाद जी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि झंडा सत्याग्रह की भी 3 फेजेस हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ। क्यों हुआ? हकीम अजमल खां आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में झंडा फहराया, अंग्रेजों ने झंडा उतरवा दिया। तो उसके विरोध में सबसे पहले हुआ। किसने भूमिका निभाई? सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरहरि अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन लोगों ने निभाई। फिर इनसे प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। और फिर जब राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो मध्य प्रदेश में एक और बार शुरू हो गया। और इस बार किसने भूमिका निभाई? सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद। ये ठीक है। अब जब पहली बार झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था तो झंडा किसने फहराया? दमोह का एक नवयुवक था प्रेमचंद, उसने फहराया। ये भी ठीक। अभी जो प्रक्रिया है, जो पूरी कहानी है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 बार झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ, एक बार स्टार्टिंग और एक बार राष्ट्रीय वाले से प्रेरित होगा।
तो जो पहला वाला था उसमें सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जी को 6-6 महीने की जेल हुई थी। इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान जी पहली महिला बनी थी जो जेल गई थी, ठीक है। और जो दूसरा वाला चरण था मध्य प्रदेश में, जिसमें सरोजनी नायडू और अबुल कलाम आजाद ने बड़ी भूमिका निभाई थी, इन्हें 3-3 महीने की जेल हुई थी। फिर यह भी पता होना चाहिए। यह झंडा सत्याग्रह की कहानी। अच्छा, आगे बढ़े। नमक सत्याग्रह आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी जी निकल गए थे दांडी मार्च पे, दांडी यात्रा पे। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे सागर तट पर, और अंग्रेजों का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए नमक को उठा लिया था अपने हाथों में, जो कि आप नहीं ले सकते थे बिना अंग्रेजों की अनुमति के, और नमक कानून तोड़ा था। इसी को अपन दांडी यात्रा भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं। ये हुआ था कि नहीं? और गांधी जी ने जब ये किया तो गांधी जी से प्रेरित होकर अलग अलग जगह पर लोग अपने स्तर पर इसको कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद जी ने इसको शुरू किया। ये आपको पता होना चाहिए। तो सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद जी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? त्रिपुरी सम्मेलन, ये घटना हुई मध्य प्रदेश के जबलपुर से संबंधित। ये कब हुई? 1939। अब ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि जब अपन मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां हम आपको बताते हैं कि 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का काम करने का तरीका और महात्मा गांधी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, तो गांधी जी एक बात तो समझ गए थे कि सुभाष चंद्र बोस को मैं अगली बार कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दूंगा। और फिर जब 1938 के हरिपुरा सेशन के बाद, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, जब 1 साल बाद हरिपुरा सेशन होना था, तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना नाम फिर आगे बढ़ा दिया। और गांधी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तो इनके विरोध में गांधी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, पट्टाभी सीतारामैया। और आप सभी जानते हैं कि चुनाव में सुभाष बाबू जीत गए, गांधी का कैंडिडेट हार गया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार फिर सुभाष बाबू बन गए। पर गांधी जी की तरफ से सुभाष बाबू को उतना सहयोग, उतना कॉपरेशन नहीं दिया गया। पार्टी के अंदर भी कई सारे गुट बन गए थे, तो सुभाष बाबू ने फिर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस को राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया। ये आप जानते हैं, ये पूरी घटना त्रिपुरी संकट कहलाती, त्रिपुरी क्राइसिस, ये 1939। त्रिपुरी मतलब मध्य प्रदेश का जबलपुर। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आप सभी जानते हैं अक्टूबर 1940 की बात है। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। उद्देश्य यह था कि कांग्रेस से खुद को अलग दिखाना। महात्मा गांधी अब अपना स्टैंड अलग रख रहे थे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में गांधी की स्वीकृति भी कम हो चुकी थी। तो गांधी ने अपने स्तर पर कांग्रेस से अलग एक सत्याग्रह शुरू किया। तो लोग व्यक्तिगत रूप से आके गांधी जी से जुड़ रहे थे। आप सभी जानते हैं पहले व्यक्ति जो गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे, उनका नाम था विनोबा भावे जी। विनोबा भावे वही जिन्होंने भविष्य में भूदान आंदोलन चलाया था। दूसरे सत्याग्रही जो गांधी से जुड़े थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न यह आता है, मध्य प्रदेश का कौन व्यक्ति था जो महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा था? तो एक थे बाबू गोविंद दास और दूसरी एक महिला थी प्रमिला जी। यह आपको पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में शुरू किया पवनार आश्रम से, जिसमें विनोबा भावे जुड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे जो इससे जुड़े थे, मध्य प्रदेश से बाबू गोविंद और महिला के रूप में प्रमिला जी, ये 2 लोग इनसे जुड़े थे। बाबू गोविंद, प्रमिला देवी, गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाली मध्य प्रदेश की महिला। चलिए, उसके बाद इतिहास में हम देखें तो बोधि वंश, शैल वंश, इन सब का प्रमुख क्षेत्र महाकौशल या जबलपुर था। ये सेम बात यहां इंग्लिश में दी हुई है। तो आपने देखा हिस्ट्री की सारी घटनाएं मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में मध्य प्रदेश के जबलपुर या त्रिपुरी से कनेक्ट करके आपको बताने का प्रयास किया। ये हो गया ऐतिहासिकता। यदि हम भौगोलिक पक्ष की बात करें, ज्योग्राफिक एस्पेक्ट की बात करें, तो वही जो हमेशा देखते हैं। पहला तो ये नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली के अंतर्गत आता है। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा जिला माना जाता है, संभाग माना जाता है, सॉरी,
इसके अंतर्गत जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी ये सब जिले आते हैं, ये हम पढ़ेंगे। नदी की यदि हम बात करें तो यहां पर हिरन नदी, नर्मदा, बरगी ये सब बहती हैं। अब नदी है, रिवर है, तो परियोजना मतलब प्रोजेक्ट भी होंगे। तो यहां पर छीता खुदरी परियोजना, यहां पर बरगी मतलब अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना, ये दोनों है। और जो बरगी परियोजना है मतलब अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में देखो डिटेलिंग में लिखी हुई है कि भाई ये नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर है, ये जबलपुर के ग्राम बिजोरा में है। यहां जो विद्युत की कैपेसिटी है वो 90 मेगावाट है। इसे 1974 में स्थापित किया गया और 1990 में पूरा कर दिया गया। ये वन लाइनर जरूरी है जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जलप्रपात की बात करें तो यहां धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर। खनिज की बात करें तो जबलपुर तो कई सारे खनिज, कई सारे मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। लोह अयस्क मतलब आयरन ओर, बॉक्साइट, तांबा, तांबा में जो सलीमनाबाद है वो बड़ा प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। बादामी रंग की चीनी मिट्टी जबलपुर के लम्हेटा घाट में प्रसिद्ध है। संगमरमर, और याद रहे सफेद संगमरमर भेड़ा घाट में पाया जाता है। सूरमा, सूरमा के लिए भी ये प्रसिद्ध है। जितनी लिस्ट यहां पर खनिजों की दी हुई है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बादामी रंग की चीनी की मिट्टी तो लम्हेटा घाट जबलपुर। आपसे पूछा जाएगा सफेद संगमरमर, आप बोलेंगे भेड़ा घाट। आपसे पूछा जाएगा सलीमनाबाद काय के लिए प्रसिद्ध है, तो आप पहले तो बोलेंगे सलीमनाबाद जो है वो तांबा मतलब कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ये आप बताएंगे। टेकरी क्षेत्र काय के लिए प्रसिद्ध है, आप बोलेंगे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये सीधे प्रश्न आएगा, सीधे आपको बताना है। ये हो गया भौगोलिक। भौगोलिक के बाद यदि हम आर्थिक की बात करें तो साथियों यहां पर कई सारी इंडस्ट्री, कई सारे उद्योग हैं। जैसे यदि मैं डायमंड की बात करूं तो देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र, रत्न जो होते हैं उनके परिष्करण का केंद्र पहला यदि कहीं है तो जबलपुर में है। चीनी मिट्टी का उद्योग जबलपुर में है। जो लकड़ी उद्योग है, वुड इंडस्ट्री, और उसमें भी लकड़ी चीरने का जो कारखाना है वो जबलपुर में है। शायद मैंने इंदौर बोल दिया क्या अभी? जबलपुर है ना, इंदौर हो सकता है निकल गया होगा क्योंकि मैंने अभी इस लेक्चर के थोड़ी देर पहले ही इंदौर रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो इंदौर जुबान पे चढ़ा हुआ है। खैर, इसके अलावा उद्योग की एक प्रॉपर लिस्ट भी दी हुई है आपके इसी स्लाइड में। जैसे फर्नीचर वर्क्स का एक उद्योग इंडस्ट्री, वो भी यहीं पर है। फर्नीचर वर्क्स सीधे पूछा जाएगा आपसे, सीधे पूछा जाएगा कि फर्नीचर वर्क्स का उद्योग कहां है, लकड़ी चीरने का कारखाना कहां है, वुडन इंडस्ट्री, जिलेटिन कारखाना कहां है, पोस्ट और टेलीग्राफ कारखाना कहां है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में है, व्हीकल फैक्ट्री कहां पर है, डेयरी स्टेट किसे कहते हैं तो खमरिया ग्राम को कहते हैं, विद्युत यंत्र लिमिटेड, सेम बातें इंग्लिश में भी मिलेंगी आपको। अब देखो कहानी यह है कि जबलपुर, आप सभी जानते हैं कि जबलपुर अपने रक्षा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो यदि हम रक्षा उद्योग की बात करें तो दोस्तों रक्षा उत्पादन की जो 6 फैक्ट्री है उनमें से 4 अकेली जबलपुर में, मतलब डिफेंस से रिलेटेड 6 फैक्ट्री में से 4 अकेले जबलपुर में। जैसे गन कैरेज फैक्ट्री 1904 में बनी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया 1943-44 में बनी, जैसे व्हीकल फैक्ट्री 1969 में बनी, ग्रे आयरन फैक्ट्री 1955 में बनी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश में डिफेंस से रिलेटेड 6 फैक्ट्री हैं, उनमें से 4 कहां है, या जबलपुर में कितनी है तो 4 है, और ये चारों के नाम है गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फैक्ट्री, 6 में से। अच्छा दूसरा, इनके ईयर भी करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है स्क्रीन। अच्छा दूसरा, धनुष तोप जो है, जो पूरी तरह से देश में बनी तोप है, आपको पता है इट इज द फर्स्ट कैनन डेवलप इन इंडिया, जिसका नाम है धनुष। ये जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में बनी। ये जो गन कैरेज फैक्ट्री, ये गन कैरेज फैक्ट्री 1904 की। तो जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री जो 1904 का है, उसने भारत की पहली स्वदेशी तोप जिसका नाम है धनुष उसको बनाया। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई। अच्छा, जब आप इकोनॉमी देख ही रहे हो, जब आप आर्थिक स्थिति देख ही रहे हो, तो भैया रिसर्च सेंटर का भी संबंध इकोनॉमी से ही होता है, क्योंकि जितने रिसर्च सेंटर होंगे उतनी अच्छी इंडस्ट्री होगी, उतने अच्छे उद्योग होंगे। तो आप देखें
कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंजीनियरिंग का महाविद्यालय जबलपुर में है। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र, मक्का और गेहूं का, वो भी इंदौर नहीं सॉरी जबलपुर में, राइट। गलती से बार बार इंदौर निकल रहा होगा, मैं फिर आपको बता दूं, अभी मैंने इंदौर रिकॉर्ड किया है तो उसकी वजह से शायद ये हो रहा है, जबलपुर, ठीक है जबलपुर। अच्छा, इसके अलावा डेयरी स्टेट यहीं पर है। राज्य का वन अनुसंधान संस्थान, वन मतलब फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1964। तो दोस्तों ये पूरे जो संस्थान है, ये वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ होती है उनका फॉरेंसिक सेंटर वो भी यहीं पर है। तो आपसे पूछा जाएगा, इधर देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1964 में यहां बनी, जो मध्य प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है। इट इज द फर्स्ट विश्वविद्यालय ऑफ मध्य प्रदेश। ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां पर देखिए मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये भी यहीं पर है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये कहने को भले फॉरेस्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उससे संबंधित रिसर्च सेंटर है, पर इन सबको मैंने इकोनॉमी की कैटेगरी में डाला। इसके अलावा आप देखिए वन्य संस्थान, वन्य संस्थान मतलब फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है देहरादून का, उसका क्षेत्रीय कार्यालय, उसका रीजनल हेडक्वार्टर भी जबलपुर में। महात्मा गांधी के नाम पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मतलब स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वो भी जबलपुर में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, ये सब की लिस्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप जानते हैं। अच्छा, सेम बातें यहां इंग्लिश में मेंशन है, सेम जो हमने पढ़ा, ये पूरी फैक्ट्रीज, ये पूरे डिफेंस इंडस्ट्री, 6 में से 4 जबलपुर में है। कौन कौन सी 4 है? ये धनुष, कंप्लीटली इंडिजिनस मेड कैनन, ये यहां पर बनी। ये रिसर्च सेंटर पूरे इंग्लिश में दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से लिस्ट आपको कर लेंगे। इसके अलावा यदि हम सांस्कृतिक पक्ष की बात करें, कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें, तो इन सब पे तो आप मत जाइए, आप सीधे आइए फेयर पे, मतलब मेला। साथियों सनोधा का मेला यहां पर लगता है, और कब लगता है? मकर संक्रांति के समय पर लगता है। इसके अलावा प्रमुख समारोह आप सभी जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उनकी कर्मस्थली जबलपुर थी, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कई सारे उनकी रचनाएं हैं। आप सब एमपी जी के जब पढ़ते हैं तो वहां पर राइटर्स की जो रचनाएं हैं उसमें आप पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं भी, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, है ना, सभा के खेल सीधे साधे, हाँ सभा के खेल भी, हाँ शायद सभा के खेल भी उन्हीं की है, मेरे को थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा है, पर मुकुल तो उन्हीं की है। मुकुल है, त्रिधारा है, उन्मादी है, रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरों का कैसा हो बसंत है, जलियांवाला बाग है, ये सब इन्हीं की, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो इनके नाम पर यहां पर समारोह, और ये 1982 से शुरू हुआ, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक। पर्यटक स्थल की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो साथियों ठीक है, यदि हम पर्यटक स्थल की बात करें दोस्तों, तो यहां पर भेड़ा घाट आपको दिखेगा, यहां पर तिलवारा घाट आपको मिलेगा, यहां पर रूपनाथ आपको मिलेगा, यहां पर ग्वारी घाट आपको मिलेगा। यदि हम बेड़ा घाट की बात करें तो ये नर्मदा और बावन नदी के संगम पर है। ये भेड़ा घाट का नाम भृगु मुनि के नाम पर पड़ा है। यहां पर कलचुरी राजाओं ने मंदिर बनवाए, यहां गौरी शंकर का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। यदि तिलवारा घाट की बात करें तो नर्मदा नदी में महात्मा गांधी की अस्थियां इसी घाट से विसर्जित की गई है। भाई महात्मा गांधी की अस्थियां नर्मदा नदी में भी विसर्जित हुई हैं, तो इसी घाट से विसर्जित हुई। रूपनाथ, यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण नाम के 3 सरोवर है। इसके अलावा साथियों यहां पर ग्वारी घाट भी है, संग्रहालय मतलब म्यूजियम भी है, रानी दुर्गावती म्यूजियम जबलपुर जो 1975 में बना। ये सब आपको करना है। अब कल्चरल एस्पेक्ट भी देखिए इंग्लिश में पूरा आपको मिल जाएगा, सेम बात इंग्लिश में मिल जाएगी। अच्छा, यदि हम यहां बात करें प्रशासनिक मुख्यालय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर,
तो यहां पर साथियों मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय है जिसे शक्ति भवन कहते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण भी है। यहां पर ग्रामीण विकास संस्थान भी है जो 1964 में बना। महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होता है उसका कार्यालय भी यहां पर है। मध्य प्रदेश की एक आदर्श महिला जेल यहां पर है। किशोर बंदी गृह जो कम उम्र के बच्चों का बंदी गृह है वो भी यहां पर है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तो है ही, आप जानते हो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसका डिजाइन हेनरी इरविन ने किया। अब ये इंग्लिश में भी सेम बात है यहां पर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जितने भी सरकारी और न्यायिक क्षेत्र से दफ्तर वो सब। अच्छा, एजुकेशन की बात करें तो उसकी भी एक लिस्ट है। जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है यहां पर, 1956 में बना। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 1964 जो भारत की मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती। इसके अलावा नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय यहां पर 2010 में बना। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2011। प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1947 यहीं पर बना। मध्य प्रदेश में कुल 2 वेटनरी कॉलेज हैं, उनमें से एक यहां पर है। राज्य विज्ञान संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान वो भी यहीं पर है। अब सेम बात यहां पर, ये थल सेना का शस्त्र स्कूल भी यहां पर है। प्रथम किसान महाविद्यालय और कैंसर संस्थान भी यहीं पर है। कैंसर संस्थान मतलब कैंसर इंस्टीट्यूट, ये देखिए ये सेम बात है इंग्लिश में भी। जाते जाते यदि हम एक जिला एक उत्पाद को देखें तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद को उस जिले के नाम के साथ संबद्ध करके प्रमोट किया जाता है, जोड़ के प्रमोट किया जाता है। तो मटर जो है वो जबलपुर के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत है, मतलब जबलपुर जिले के प्रमुख उत्पाद के रूप में प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व जैसे हमने इंदौर में भी देखा था, देखिए मैंने एक पूरी लिस्ट बना दी है। जैसे आप देखें तो सेठ गोविंद दास राजनीतिज्ञ हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र राजनीतिज्ञ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लेखिका भी हैं, राजनीतिज्ञ भी थी, जैसा मैंने बताया था कि जेल जाने वाली पहली महिला थी। इनके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र, अमृतलाल बेगड़ जी लेखक हैं। ये सब, मुस्कान किरार तीरंदाज, ये श्रेया अग्रवाल निशानेबाज, अर्जुन रामपाल अभिनेता यहीं के हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन पे प्रश्न सीधे आते हैं। कोई भी पर्सनालिटी आपको दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो क्षेत्र पता होना चाहिए और कहां के रहने वाले हैं तो पता होना चाहिए जबलपुर के। साथियों यदि हम खेल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो बैडमिंटन एसोसिएशन है 1946 में यहीं पर बना था, जो 1998 से इंदौर चला गया। मध्य प्रदेश का जो हॉकी एसोसिएशन है 1956 में यहीं बना। मध्य प्रदेश का जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है 1957 वो यही बना, जो 1972 में इंदौर चला गया। फिर अशोक पटेल स्टेडियम, रानी ताल स्टेडियम, शंकर स्टेडियम, साइकिलिंग एकेडमी, वेट लिफ्टिंग एकेडमी और सबसे महत्वपूर्ण ये तीरंदाज एकेडमी 2013 वो भी यहीं पर स्थापित हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। समाचार पत्र पत्रिका, साथियों यहां से जो प्रमुख पत्रिका मतलब मैगजीन निकलती हैं उनका नाम है पहल, नर्मदा, प्राची और श्री शारदा। यहां से जो प्रमुख समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर निकलते हैं उनका नाम है मैसोनिक रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया, शुभ चिंतकर, सेंट्रल इंडिया न्यूज, प्रजा हितैषी, नर्मदा ज्योति और क्रिश्चियन सेवक। यह आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्वतंत्र मत पत्रकार भवन। स्वतंत्र मत पत्रकार भवन मतलब पत्रकारों का भवन है, कहां पर है? जबलपुर में ही है। और साथियों जैसा कि हम सब में करते हैं जाते जाते अन्य तथ्य, यदि हम जबलपुर के अन्य तथ्य मतलब अदर फैक्ट की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, जिसके रिकमेंडेशन पर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन भी हुआ था, साथियों उसका यह रिकमेंडेशन था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर होना चाहिए। पता है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए जाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा जबलपुर को ही आम जिला भी कहा जाता है, मैंगो डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। यह पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको बहुत आसानी से एक ही स्लाइड में उपलब्ध हो जाएगा। तो साथियों ये था जबलपुर, जिसके अंतर्गत हमने ऐतिहासिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष,
धार्मिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, एक जिला एक उत्पाद, अन्य तथ्य, इन सभी पक्षों को कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।